हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के बारे में। आज बच्चों इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियम और किरचॉफ के नियम से संबंधित जो आंकिक प्रश्न यानी कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नियम है किरचॉफ के दोनों नियम और इससे संबंधित न्यूमेरिकल यानी कि आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे आपके 5 नंबर फिक्स रहते हैं बच्चा। मतलब आज जो आप 30 मिनट की ये वीडियो देखेंगे इसमें आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और एक बात और बता देता हूं, आप एनसीईआरटी खोज लेना, आप कोई भी बुक खोज लेना, आप आर.डी. शर्मा की बुक खोज लेना, आप कोई भी बुक खोज लेना, आप चाहे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की नवीन प्रकाशन की जो बुक आती है, किनकी क्या नाम है, जो बहुत अच्छे राइटर हैं जिनका हम लोग बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है उनका, या आप उनकी बुक खोज लेना। किसी की भी आप बुक में देख लेना, जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। हाँ, कुमार मित्तल, यूपी बोर्ड की जो आती है कुमार मित्तल, कहीं भी आप देख लेना, जो पढ़ाऊंगा वो नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ का नियम, देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है बच्चों उस पर सवाल नहीं आते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा, देखिए किरचॉफ को मैं बता देता हूं, किरचॉफ के 2 नियम है। एक किरचॉफ के प्रथम नियम या परिपथ का नियम के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे बंद पार्श्व के नियम के नाम से भी, पार्श्व के नियम के भी नाम से जानते हैं। बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में। तो मैं पहले बता देता हूं कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये बहुत कम ही पूछा जाता है और ना ही इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। लेकिन जो द्वितीय नियम है उससे संबंधित प्रश्न करने में बच्चे विफल हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ चीज़ें ही नहीं पता होती हैं। तो आज हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित, और जो भी डिफिकल्टी आपको लगती होगी किरचॉफ के द्वितीय नियम में आज के इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का अगर हम प्रथम नियम के बारे में बात करें, प्रथम नियम सबसे इजी ट्रिक से पढ़ाऊंगा बच्चों। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग और बोलते हैं संधि का नियम। संधि का नियम, जितनी भी चीजें इससे संबंधित होंगी जो आपके पेपर में आती होंगी या जो भी प्रश्न पूछे जाते होंगे, आज इस वीडियो में किरचॉफ के नियम से, दोनों नियम से आप छुटकारा पाके जाएंगे। चाहे प्रश्न से हो, चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न से हो, चाहे उत्तर से हो, चाहे परिभाषा से हो, चाहे न्यूमेरिकल से हो। ठीक है, तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है बच्चों वो क्या कहता है, देखिएगा। जैसे ये मान लीजिए ये वैद्युत परिपथ है, पहले लिख लो फिर समझाऊं। हाँ, पहले लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, देखेंगे इस नियम के अनुसार, लिख लीजिएगा, मैं भी लिख देता हूं बच्चों। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी, इस नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत परिपथ, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में, सॉरी किसी भी नहीं, किसी बस लिखिए, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि, किसी भी संधि से होकर गुजरने वाले, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि से होकर गुजरने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 होता है। अब इसको पहले हम लोग समझेंगे फिर आप लोग लिखिएगा। पहले मैंने लिख दिया, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले समझेंगे और फिर इसको आप लोग लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्या मैंने लिखा, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि से होकर गुजरने वाली, नहीं किसी भी संधि,
किसी संधि से होकर गुजरने वाली नहीं, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग। यानी कि बच्चों जैसे मान लीजिए, जैसे समझिएगा ध्यान से, जैसे कि ये एक वैद्युत परिपथ का जाल है, ये एक वैद्युत परिपथ का जाल है, इसमें एक संधि है, क्या, एक संधि बिंदु मान लीजिए P है, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट नहीं करेंगे नहीं तो आप समझेंगे कि ये भी क्या है, एक तार ही निकला हुआ है, ठीक है। ये एक परिपथ है जिसमें एक संधि बिंदु है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और अगर इस तार से धारा I आ रही है, I1 आ रही है, इस तार से धारा I2 आ रही है, इस तार से धारा I3 आ रही है, और मान लीजिए कि इस तार से धारा जा रही है, I4 जा रहा है, I5 जा रहा है, I6 जा रहा है, I7 जा रहा है, I8 जा रहा है। तो कहना है किरचॉफ का कि संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं मिल रही हैं सबका जो योग होगा वो शून्य होगा। तो कैसे होगा, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय जो योग होगा वो शून्य होगा। कैसे होगा सर, तो देखिए इस क्वेश्चन में इसमें क्या होता है कि जो आने वाली धारा है उन्हें हम लोग धनात्मक ले लेते हैं और जो जाने वाली धारा है वो ऋणात्मक ले लेते हैं। तो देख लीजिए किरचॉफ का नियम अगर हम शब्दों में लिखे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये आने वाली धारा है तो इसको हम लोग धनात्मक लेते हैं, और जो जाने वाली धारा है सब ऋणात्मक हो जाएगी। तो सर जी I4 माइनस में I5 माइनस में I6 माइनस में I7 माइनस में I8 इक्वल टू 0। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, तो सर किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। इसमें पकड़ने वाली बात क्या थी कि जो धारा आएगी वो धनात्मक होगी और जो धारा जाएगी वो ऋणात्मक होगी। अभी मैं इस पर प्रश्न भी कराऊंगा, जो धारा आएगी वो धनात्मक होगी, जो धारा जाएगी वो ऋणात्मक होगी। इसको नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा बच्चा। परिपथ में संधि की ओर जो धारा आएगी वो धनात्मक, और संधि से दूर जो धारा जाएगी वो ऋणात्मक, वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अब हम इस पे एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन प्रश्न पहले देखने से पहले जान लेते हैं इसमें से एक बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है क्या सर, तो पूछता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, वैद्युत धारा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आपको ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपसे पूछेगा जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो बच्चों यहां पे लिख लीजिएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बार बार कह रहा हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। किरचॉफ का देखिए प्रथम नियम संबंधी जितने भी चीजें थे मैंने आपको क्लियर कर दिया, बस एक क्वेश्चन कराऊंगा, चीजें आपकी सारी खुल जाएंगी बुद्धि। और क्वेश्चन करवाने के लिए अलग कहां जाना है, देखिए मैं यहीं पे आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। साइड में क्वेश्चन है आपका एक इसी नियम संबंधित कि ये ऐसे देखिए आपको एक संधि दे देगा, ठीक है, और यहां से ऐसे निकला हुआ है ये, ठीक, आपसे बोलेगा कि इसमें 3 एम्पियर की धारा अंदर जा रही है, 3 एम्पियर की धारा अंदर जा रही है, 4 एम्पियर की धारा अंदर जा रही है, बाहर 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, बाहर 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे दे देगा I और यहाँ पे दे देगा आपको 1, और यहाँ पे दे दिया आपको क्या I, और पूछेगा आपकी I की वैल्यू ज्ञात कीजिए, I का मान ज्ञात कीजिए। इस जो तार है, ये जो परिपथ है, इसमें कितनी धारा इससे बाहर निकलेगी आपको बताना है। तो ये हम बता पाएंगे किसके नियम से, तो किरचॉफ के संधि के नियम से, क्योंकि यहाँ पर एक संधि है। जी सर बिल्कुल है। अब हमने किरचॉफ के संधि के नियम से पढ़ा था, किरचॉफ किसी भी वैद्युत परिपथ या किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इस बिंदु पर सारे परिपथ मिल रहे हैं, सारी धाराएं मिल रही हैं, तो
इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। अब कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक? तो सर जो बिंदु की जो संधि की ओर आ रही है वो धनात्मक, और जो संधि से दूर जा रही है वो ऋणात्मक। बहुत बढ़िया, तो इसको लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे सर? देखिए संधि की ओर पहले कौन कौन आ रही है, 1 2 3। सर संधि की ओर आने वाली है 4 + 3 + 3। अब संधि से दूर जाने वाले कौन कौन से हैं सर जी? 4, तो ये -4 हो जाएगा। 3 दूर जा रहा है तो -3 हो जाएगा। 1 दूर जा रहा है तो -1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 दूर जा रहा है तो -1 हो जाएगा, और -i = में 0, क्योंकि किसके बराबर होगा, कुल 0 के बराबर होगा। ये जो आप नियम देख रहे हैं इसको ऐड कर लीजिए। तो सर जी ये 10 हो जाएगा, और ये 7 -9 हो जाएगा, -i = 0। तो ये करेंगे तो सर जी, तो उधर i को उधर लेके चले जाते हैं, तो i = हो जाएगा सर 10 - 9 × 1। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जबकि कभी बहुत कम चांस अगर आता भी तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में आता है, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम किरचॉफ के प्रथम नियम यानी कि संधि के नियम से सहायता से सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम फिर आपसे पूछेगा किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस पे आधारित है, तो सर जी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में बार बार पूछता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है सर जी। किरचॉफ का प्रथम नियम बस इतना ही था बच्चों। अब जो मेन नियम है वो है द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम को ही आपको समझना है। इसी से प्रश्न आते हैं, 8-8 नंबर के प्रश्न आते हैं, 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं। किरचॉफ का नियम भी आता है, तो जो द्वितीय नियम है इसे समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस नियम को जो नहीं समझेगा वो पेपर के दिन पछताएगा। जो इस आज वीडियो को बीच में छोड़ के चला गया होगा, या मेरे व्हाट्सएप पर लिखने के बाद भी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं देखा होगा, वो पछताएगा। चलिए अब आ रहे हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है द्वितीय नियम। वैद्युत परिपथ इरेज हो गया, इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए किरचॉफ का हम बात कर रहे थे द्वितीय नियम के बारे में। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम इसे और मैंने क्या बताया था, क्या कहते हैं सर? किरचॉफ के द्वितीय नियम को पार्श का नियम भी कहते हैं, या इसे किरचॉफ का वैद्युत नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के वोल्टता का नियम, वैद्युत नहीं, वोल्टता का नियम 3 नाम से जाना जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग, 3 नामों से जाना जाता है। मैंने यहाँ पर तीनों नाम लिख दिए हैं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में, जिसे हम पार्श का नियम भी कहते हैं, और जिसे हम किरचॉफ के वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अब ये नियम देखिए कुछ नहीं है, जैसे हम लोगों ने गॉस का प्रमेय पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार एक बंद पार्ट्स के लिए इसे पार्ट्स का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस नियम को लिख लेते हैं, कि सबसे पहले आपको हम समझा दें। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि लिख ले, पहले लिख ही लेते हैं। चलिए, तो ये नियम क्या कहता है बच्चों? ये नियम सर कहता है, कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। पहले इसको लिख लिया जाए। जी सर पहले लिख लीजिए। तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस पार्श्व में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीज गणितीय योग
के बराबर होता है। देखिए इनका इस नियम का क्या कहना है बच्चों, इनके इस नियम का कहना है कि किसी भी बंद पार्श्व के, जैसे मान लीजिए देखिए पहले मैं फिगर बनाता हूँ, लेकिन इसका फिगर मैं जो बार बार बनाना है क्योंकि यही आपको समझाना है। यहाँ पे अभी आप नहीं समझाएंगे, पहले मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करने का रूल आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद से आप समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था और यहाँ पे करना क्या था। ये क्या है, प्रतिरोध है। रेड वाला मार्क, ग्रीन वाला कहाँ गया, चलिए कहाँ गया भाई, चलिए इसी से बना दें, चलिए इसी से बनाइए। यहाँ पे एक लगा दीजिए, चलिए हो गया। अब देखिए, अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, फिगर में बहुत ही बारीकी के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोगों को भी बारीकी के साथ समझने का प्रयास करिएगा। देखिए बिंदु ए और बी है, ठीक है, बिंदु क्या है सर, ए और बी है। ये भी एक बंद पार्श्व है, इसको R1 नाम दे दीजिए, R1, इसको E1 दे दीजिए, इसको E2 दे दीजिए, इसको R2 दे दीजिए, इसको R3 दे दीजिए। और अगर हम बोला जाए कि इस पार्श्व में जो धारा बह रही है वो I1 है, यहाँ से I2 आ रहा है, तो फिर यहाँ भी आएगा क्या I1, फिर यहाँ भी क्या आएगा I2, और ये इधर चला जाएगा I1 प्लस I2, फिर इधर चला जाएगा I1 प्लस I2। इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये जो एक है, देखिए यहाँ पे किस बंद पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक, ये देखिए क्लोज पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक, इसमें अगर पूछा जाए कि इस परिपथ में टोटल कितने बंद पार्ट्स हैं आपसे, तो देखेंगे ये क्लोज है, ये क्लोज कैसा चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये एक बंद पार्ट्स हो गया सर, ये दूसरा बंद पार्ट्स हो गया, ये पहला बंद पार्श्व हो गया, पहला बंद पार्श्व, और ये दूसरा बंद पार्श्व। तो ये क्या कह रहा है इसका द्वितीय नियम, इसका द्वितीय नियम कह रहा है सर किसी भी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पार्श्व में, ये जो प्रत्येक बंद पार्श्व है, इस एक बंद पार्श्व के, इस बंद पार्श्व में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का, उनके संगत प्रतिरोध का बीज, इनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, इनके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, सॉरी, इनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पार्श्व में लगने वाली विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस परिपथ में जो धारा बह रही है और यहाँ पे जो प्रतिरोध R1 I1 है, तो यहाँ पे I1 और R1 जो है, I1 और R1 जो है, और यहाँ पे क्या है, इस पार्श्व में बहने वाली धारा और उनके गुणनफल हो गया इनका। बीजगणितीय योग मतलब सदिश होता है, तो बच्चों बीजगणितीय योग यहाँ पे बोला है, तो इसका साइन आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ये साइन आप कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद जब आप लोग देखेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी साइन निकालना नहीं आएगा। तो पहले पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस पहले पार्ट्स की बात करूँ, अभी मैं आपको ये भी निकालना समझाऊंगा जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, यही इसका महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम तो आपने याद कर लिया, अब प्रश्न सॉल्व करने के लिए जो चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपको आना चाहिए। तो पहले मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद से वही समझाऊंगा पूरे लंबे एक सीरीज लेकर, और उसी से प्रश्न भी हल होते हैं। देखिए, तो ये पहला बंद पार्श्व था, तो यहाँ से हम चले, अगर यहाँ चले एक बिंदु पकड़ेंगे, ये पहला बंद पार्श्व है, इसमें हम एक बिंदु पकड़ेंगे, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए तो हमें क्या मिला, धारा मिला और प्रतिरोध मिला। तो प्रत्येक बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, उनके गुणनफल, तो उनका गुणनफल लिख लिए, का बीजगणितीय योग, और योग करने के लिए हमें एक और चाहिए, तो ये भी बंद पार्श्व इसी पार्श्व का हिस्सा है, तो इसमें क्या R2, और इसमें धारा कौन सी भरी है I2, तो ये क्या हो जाएगा सर R2 I2 इज इक्वल टू, अभी प्रत्येक बंद पार्श्व के वैद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पार्श्व में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये देखिए, ये हो गया पहले बंद पार्श्व का। भी कैसे आया बताऊंगा अब आपको, वही आपको सीखना है।
ये पहले बंद पार्ट्स का। अब दूसरे बंद पार्ट्स के यही बच्चों को लिखने नहीं आता है, जिससे कि उन्हें समस्याएं होती हैं, और यही आपको भी नहीं आ रहा होगा, जिसे मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पे नियम बता रहा हूँ, तो नियम पहले देख लीजिए। ये नियम के अंतर्गत नहीं है इसको लिखना सीखना, ठीक है। तो और फिर दूसरा वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला था किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। और अगर दूसरे पार्ट्स की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें हो जाएगा यहाँ से ये दूसरा बंद पार्ट्स हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा पूरा I2 R2 प्लस में I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू में E2, बस E2 ही है तो E2। देखिए बस इस बंद पार्ट्स में एक ही वैद्युत वाहक बल था, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही लिखा गया। अब पहले नियम को समझ लीजिए, फिर ये चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं आपको तो कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, मैं निकालना आपको बताऊंगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम का क्या कहता है? तो सर किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार प्रत्येक बंद पार्ट्स के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, प्रत्येक बंद पार्ट्स के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय जो योग होता है, तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस पार्ट्स में लगे, उस पार्ट्स के विभिन्न खंडों में लगे, उस पार्ट्स में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब ये बीजगणितीय योग निकालते कैसे हैं? यहाँ पे सर कैसे, यहाँ पे E2 माइनस में आ गया, R1 R2 माइनस में आ गया, कैसे आ गया तो इसको देखेंगे। चलिए अब देखिएगा, कोई नहीं बताएगा, बार बार इस चीज़ को कर रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को हल करने का तरीका ये है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित प्रश्नों को हल करने का। भी आपने ये हल किया तो ये क्या था, क्वेश्चन ही था, बस आपने I1 I2 रखा था, यहीं पे 1 2 3 रख दें तो ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। अभी देखिए आप भी निकाल लेंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम हल करने का तरीका, तो देखिए बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो अभी हमने पढ़ा, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो हमने पढ़ा, जिसे हम वोल्टता का नियम कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं कि इसलिए कहते हैं, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी भी वैद्युत परिपथ के बंद पार्ट्स के विभिन्न खंडों में लगने वाले विभव का मान शून्य होता है। किसी भी वैद्युत परिपथ के बंद पार्ट्स के विभिन्न खंडों में लगने वाले विद्युत वाहक बलों का किसी बंद पार्ट्स के विभिन्न खंडों में लगने वाले विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी बंद पार्ट्स के विभिन्न खंडों में लगने वाले विभव का योग या विभव का योग शून्य होता है। तो देखिए ये इसी नियम है और इसी के आधार पर करते हैं। तो कैसे सर आपने हल किया पहले वो बताइए। तो देखिएगा, सबसे पहला स्टेप उसको हल करने का लिखिएगा भाई। स्टेप नंबर 1, अपने मन के मुताबिक कोई दिशा मान ले। अब दिशा कैसी मानी सर, इस प्रश्न अर्थात नहीं, या तो एंटी क्लॉक, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में इसको एक तरीका मानना है आपको। या तो क्लॉकवाइज मान लीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए, ठीक है। स्टेप 2, जो दिशा हमने मानी है, या तो क्लॉकवाइज माने हैं या एंटी क्लॉकवाइज। यदि उसमें से वो दिशा बैटरी के सेल, लिखिए यहां बैटरी नहीं, सेल के ऋण प्लेट से होकर धन प्लेट ऋण प्लेट से होकर कहां पे जा रहा है, धन प्लेट की ओर, तो जो विद्युत वाहक बल रहेगा, जो E रहेगा, वो धनात्मक। यदि वो धन से ऋण की ओर जाए, ऋण की ओर, तो जो विद्युत वाहक बल रहेगा वो ऋणात्मक। जो विद्युत वाहक बल रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और एक लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, जो दिशा हमने मानी है, स्टेप 3, जो दिशा हमने मानी है, यदि वैद्युत धारा उसी दिशा में
चलकर प्रतिरोध में जाती है, प्रतिरोध में जाती है, तो जो धारा है, जो धारा I है वो बच्चों ऋणात्मक, और यदि विपरीत दिशा में चलकर, दिशा में चलकर, यदि विपरीत दिशा में चलकर प्रतिरोध में जाती है, में जाती है, तो धारा धनात्मक। ये 3 नियम आपको आने चाहिए। पहला क्या बताया मैंने, कोई एक दिशा अपने मन से मान लीजिए, कोई एक दिशा अपने मन से मान लीजिए। दूसरा नियम क्या है सर, दूसरा नियम है कि जो दिशा हम माने हैं अगर उस दिशा को हम फॉलो करें, यहां पे देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, इससे संबंधित प्रश्न हम कल करेंगे, क्वेश्चन कल करेंगे बच्चों। लेकिन आज मैं आपको ये नियम समझा दूंगा, जो चीजें भी मैं बताया था, बनाया था, वही चीज आपको बना रहा हूं और आपके सामने देखिए निकाल के दिखाऊंगा। ये बना R1, ये बना R2, ये बन गया सर R3। यहां पे हम एक सेल लगा दिए, ये सर जी इसका मान E1, यहां पे एक सेल लगा दो जिसका मान E2। अब देखिए इस सेल से भी धारा बहेगी, जी सर बिल्कुल बहेगी। तो यहां से हमने धारा बहाया I2, यहीं पे लगाइए ना, यहीं पे लगाइए, यहां से हमने धारा बहाया I2, तो धारा इसमें भी क्या आ रही है I2, क्योंकि जिस सेल से जितनी धारा निकलती है उतनी धारा उसमें जाती भी है। और इससे धारा कितनी निकली I1, तो इसमें आएगी भी कितनी I1। और ठीक यही धारा, दोनों धारा मिलकर इसमें जाएंगी, तो इसमें जो धारा जाएगी वो क्या हो जाएगी सर जी I1 प्लस I2, और यहां से धारा फिर वही जाएगी I1 प्लस I2। अब इस नियम पे आइए। पहला नियम आपको क्या बताया, बंद पार्श्व चुन लीजिए, बंद पार्श्व मिल गया सर जी, ये पहला बंद पार्श्व हो गया और ये दूसरा बंद पार्श्व हो गया, ये पहला और ये दूसरा। तो पहले बंद पार्श्व में अपने मुताबिक कोई भी एक दिशा मान लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए मैं मान लिया कौन सी दिशा है ये सर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने यहां पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा मान ली। अब जो दिशा हम माने हैं उसी दिशा को चेक करेंगे, क्या इस दिशा से होकर जो प्रतिरोध है वो जा रहा है, धारा इसी दिशा से चल रही है। तो देखिए यदि धारा जो दिशा हमने मानी है, जो दिशा हमने मानी है वैद्युत धारा उसी दिशा में चलकर प्रतिरोध में जाए तो धारा ऋणात्मक। तो देखिए हमने यही दिशा मानी है, तो इधर धारा भी जा रहा है और इधर प्रतिरोध से होकर धारा जा रहा है इसी दिशा में, तो धारा क्या हो जाएगा, धारा I1 और इंटू जो R1 है वो ऋणात्मक में हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, अब इसको चेक कीजिए, I1 में भी देखिए प्रतिरोध कहाँ जा रहा है, इधर से ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। और जब प्लेट में ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएगा, देखिए लिखा हो, जब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएगा तो जो E1 हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए इधर लाइए, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसे, ये ऐसे घूमकर ऐसे हो जाएगा। तो इसमें चेक कीजिए, इसमें कैसे जा रहा है सर, इसमें जो हमारी दिशा है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, तो धन से ऋण की ओर जाएगा तो E2 क्या हो जाएगा सर जी ऋणात्मक। आगे देखिए, अभी देखिए ये जो हमारा दिशा है इधर का है, जो ऐसे पूरा गोल घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा, इधर से चल रहा है तो ऐसे 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 ही ना जाएगा, इसी को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसमें देखिए हमारा दिशा इधर का है और धारा इधर का है, यानी विपरीत दिशा में। तो जो R2 है, I1 R2 जो है वो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसको उधर लेते जाइए तो क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। देखिए जो नियम हमने पीछे आपको करके दिखाया था वो यहाँ पर हमने आपको करना सिखाया, जो नियम हमने पीछे करके दिखाया था वो हमने आपको यहाँ पर करना सिखाया। दूसरा पार्ट है, इसमें भी ठीक इसी प्रकार करेंगे। तो आज पहले आपको ये नियम लिखेंगे, अगर किसी को समस्या होगी तो वो कमेंट कर देगा, इस नियम को एकदम स्पेसिफिक तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखिए आज बस इतना ही है, क्योंकि आपको फिर से इसको लिखना प्रयास करना है। नहीं समझ में आया है तो फिर इसको कल से फिर यही हम लिखवाएंगे और फिर इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए बच्चों, बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज की कोई टाइम हो गया नहीं तो मैं इसी लेक्चर में पूरा लेता। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।